असगर साहब की दास्तान जारी थी। 6 महीने के अंदर अंदर मेरी जिंदगी यकसर बदल चुकी थी और इन 6 महीनों में उस छलावे ने खुद मुझसे कोई खास काम भी नहीं लिया था, सिवाय एक आध बार किसी वीराने से जले हुए बाल उठाकर किसी घर के आंगन में डालाने के, या फिर किसी जानवर का गोश्त किसी एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह फेंकाना वगैरह वगैरह। सच पूछो तो मुझे ये काम इंतहाई बचकाना से लगते थे, लेकिन मैंने सोचा कि होगा कोई जादू टोने का चक्कर, लिहाजा मैंने कभी पसोपेश नहीं किया। हाँ, अलबत्ता इस तमाम अरसे में मैं दीन से बिल्कुल दूर रहा और खुद दीन रफ्ता रफ्ता मेरे घर से दूर होता गया। इसका अंदाजा पहली बार मुझे 6 महीने के बाद उस वक्त हुआ जब एक शाम मैं थका हारा अपने ऑफिस से घर पहुंचा। मेरा कारोबार इतना वसी हो चुका था कि मुझे अपने और अपने 2 बेटों के लिए अलग अलग 3 अजीमुश्शान दफातर कायम करना पड़े थे। हमने अपने कारोबार के लिए एक बड़ी इमारत खरीद ली थी और मैं, मेरे बेटे और उनका सारा स्टाफ उसी इमारत में बैठता था। हमारा जमीनों की खरीदो फरोख्त का कारोबार था और हम शहर के सबसे बड़े बिल्डर कहलाते थे। हम तीनों अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों में सुबह घर से निकलते और शाम तक हम आधा शहर फतह करके वापस लौटते तो आमतौर पर घर सुनसान मिलता और नौकरों से पता चलता कि बेगम साहिबा किसी तकरीब पर गई हुई हैं और छोटी बीबियां अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई हुई हैं। अलबत्ता उस शाम मैं घर पहुंचा तो मैंने एक अजीब ही मंजर देखा। मेरी बीवी की क्लब वाली तमाम नई सहेलियां मेरे घर के ड्राइंग रूम में मौजूद थीं और उनके सामने मेज पर ताश के पत्तों और पैसों का ढेर लगा हुआ था। फ्लैश चल रहा था और कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। मुझे उस दिन पता चला कि मेरी बीवी ने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया है। अभी मैं हैरत के इस पहले झटके से संभल नहीं पाया था कि मैंने खिड़की से बाहर छोटी उज़्मा को शहर के एक मशहूर लोफर अमीरजादे की गाड़ी से उतरते हुए देखा और जिस अंदाज में वो उससे गले मिलकर रुखसत हुई वो मुझे शर्म से पानी पानी करने के लिए काफी था। मैंने उस वक्त तो किसी न किसी तरह खुद पर काबू पाए रखा, लेकिन रात को जब मैंने बीवी से घर को जुआ खाना बनाने और बेटी की आजाद ख्याली पर इस्तिफसार किया तो उसने लापरवाही से इठलाकर कहा, ओ कम ऑन असगर, क्या हो गया है आपको? आप महलों में पहुंचने के बावजूद अभी तक ज़हनी तौर पर उसी 2 कमरे के फ्लैट में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सोसाइटी में मूव करने के लिए ये सभी तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। और रही बात उज़्मा और शहजाद की, तो उसकी आप फिक्र न करें, लड़के के घर वाले चंद रोज में उज़्मा का रिश्ता लेने आ रहे हैं। मैंने तिल मिलाकर कहा, बात रिश्ता लेने देने तक पहुंच चुकी है और मुझे खबर तक नहीं हुई। तुम जानती भी हो उस लड़के को, 1 नंबर का गुंडा है। अमीर ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? मेरी बीवी ने मुझे यूं देखा जैसे मैं किसी और दुनिया की मखलूक हूं। बोली, क्या हो गया है आपको? इस माशरे में लड़की का रिश्ता देते वक्त सिर्फ लड़के की हैसियत और बैंक बैलेंस देखा जाता है। चलें अब सो जाएं, खामखा परेशान ना हो। मेरी बीवी तो करवट बदल कर चंद लम्हों में खर्राटे भरने लगी, लेकिन मेरी नींदें उसी रोज से हराम हो चुकी थी। मैंने छलावे से इस बारे में शिकायत की तो वो भी तंजिया सी हंस दिया। बोला, तुम्हारी बीवी ठीक ही कहती है, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, हमेशा छोटे छोटे मसलों में उलझे रहते हो। यही जुआ अगर तुम्हारी बीवी शहर के किसी बड़े जिम खाने या ऑफिसर क्लब नुमा जगह पर खेलती तो तुम इसे नई तहजीब में शुमार करते, और अगर वही ताश के पत्ते घर में खुल गए तो वो जुआ हो गया। और शुक्र करो तुम्हारी बेटी ने उस लड़के को घर रिश्ता लाने का कहा है, वरना जिस माहौल में वो पल बढ़ रही है वहां लड़कियां या तो भाग कर शादी करती हैं या फिर बाहर शादी रचाकर घर वापस आती हैं। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि एकदम और आसानी से बेतहाशा पैसा मिल जाने के अपने भी कुछ असरात होते हैं, और फिर तुम इंसान एक और पाबंदी भी खुद पर लगाए रखते हो, फजूल सी। वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, हलाल और हराम। तो असगर साहब, तुम्हारे घर में पानी की तरह बहता पैसा भी तुम्हारे इंसानी मयार के मुताबिक हराम का है। हो सकता है ये सारे कमालात इसी हराम के पैसे से खाई हुई रोटी के हों। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी बातें तल्ख और कड़वी तो कोनाइन से भी ज्यादा होती थीं, लेकिन सच होती थीं। अगले दिन एक और बुरी खबर मेरी मुंतजिर थी। मेरा छोटा बेटा क्रिकेट पर करोड़ों का सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया। गोरों की कोई टीम आई थी खास उसे पकड़ने के लिए। छलावे की मदद न होती तो उम्र भर बाहर की जेलों में सड़ता रहता। अभी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाया था कि बड़ी बेटी ने नशे में धुत तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए किसी राहगीर को कुचल दिया। बेटी की FIR में मैंने जब ये पढ़ा कि उसके मेडिकल टेस्ट में शराब का नतीजा मस्बत आया है तो मैं बिल्कुल ही ढह गया। आसानी से मिला हुआ बेतहाशा और हराम का पैसा वाकई अपना असर दिखा रहा था। मैं एक शाम इसी गम में उदास सा अपने दफ्तर में बैठा साहिल की तरफ खुलती खिड़की से दूर लंगर अंदाज जहाजों को देख रहा था कि उसकी आवाज मेरे मन में गूंजी। क्या बात है, बहुत उदास हो? अब तो जिंदगी की हर नेमत तुम्हारे पास है, अब इस उदासी की वजह क्या है? मेरे होते हुए भी मेरा कोई दोस्त उदास और परेशान हो तो मेरा क्या फायदा? मैंने ठंडी सी आह भरी, कहा, पता नहीं, मेरा दिल अब इन सब चीजों से ऊब सा गया है।
اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ غربت کے اپنے مسائل اور عمارت کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں انسان کا مقدر صرف بے چینی ہی ہے، سکون کہیں میسر نہیں آتا۔ اس نے میرا دل بہلانے کی کوشش کی، بولا اچھا چھوڑو یہ مایوسی کی باتیں، یہ بتاؤ کبھی کوئی عشق وغیرہ کیا ہے زندگی میں؟ میں نے کہا عشق؟ کیوں دل جلاتے ہو؟ تمہارے آنے سے پہلے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے، ایسے میں عشق کسے سوچ سکتا ہے؟ اس نے اصرار کیا، پھر بھی شادی سے پہلے کبھی تو کوئی اچھی لگی ہوگی، کیا تمہارے پاس کوئی بھی سنہری یاد نہیں ہے؟ میں ماضی کے دریچوں میں کھو گیا، کہا ہاں کبھی تھی کوئی، لیکن پھر وہی عمارت اور غربت کی دیوار۔ ہم یونیورسٹی فیلو تھے، وہ بہت چاہتی تھی مجھے، لیکن جب اس کے سیٹھ باپ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے میری وہ خبر لی کہ یاد رہے، اور مجھے دھمکی بھی دی کہ اگر میں اس کی بیٹی کے آس پاس بھی پھٹکا تو میری خیر نہیں۔ بعد میں سنا ہے کہ اس کی کسی بڑے صنعت کار کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، اب تو نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ اس وقت تو چھلاوا چپ رہا، لیکن صبح میرے دفتر کے دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ میرے سٹاف میں سے کسی میں جرت نہیں تھی کہ یوں ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا دیکھ کر بھی میرے آفس کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو دروازے میں وہی کھڑی تھی۔ ہاں وہ سعدیہ ہی تھی، میری پہلی محبت۔ وہ ذرا بھی تو نہیں بدلی تھی، بلکہ اس کا سوگوار سا حسن اور بھی کچھ نکھر گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ میں نے کہا سعدیہ تم یہاں؟ وہ جھجکتی ہوئی اندر آ گئی، اور پھر اس نے جو بتایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ 6 مہینے پہلے تک ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک دن اس کا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ باپ کی دولت اور جائیداد شوہر کے قبضے میں آئی تو اس نے نہ جانے کن اللے تللوں میں اڑا دی، اور رفتہ رفتہ اس کا رویہ سعدیہ سے بھی بد سے بدتر ہوتا گیا۔ باپ کی موت سے ٹھیک 2 ماہ بعد اسے طلاق کا تحفہ دے کر گھر سے نکال دیا گیا، اور پچھلے ہفتے ہی وہ اپنی عدت پوری کر کے نوکری کی تلاش میں نکلی تو اسے میرا پتہ چلا، اور آج وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ایکسیڈنٹ کی جو تاریخ بتائی تھی وہ ٹھیک اس سے اگلا دن تھا جب میں نے اپنے گلے میں یہ سرخ دھاگا باندھا تھا۔ میں نے مشکوک نظروں سے اس کے پیچھے صوفے پر اکڑوں بیٹھے اس شیطان کے چیلے کو دیکھا جس نے اپنے کاندھے اچکائے اور میرے دل کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سچ ہے کہ جب سے سعدیہ مجھ سے بچھڑی تھی تب سے لے کر آج تک میرے دل میں اس کے ظالم اور امیر باپ کے لیے شدید نفرت بھری ہوئی تھی، اور دن میں کئی مرتبہ خیال آنے پر میں اس کا قتل بھی کرتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اس بیچاری کی زندگی ہی تباہ کر ڈالے۔ میں نے سعدیہ کو تو فوراً نوکری پر رکھ لیا اور اس کی نظروں میں پڑا ایک پرانی چاہت کے پھر سے جاگ اٹھنے کا پیغام بھی پڑھ لیا، لیکن اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں چھلاوے پر برس پڑا۔ وہ کچھ دیر اطمینان سے میری کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا، پھر اطمینان سے بولا بڑے ناشکرے ہو یار، کیا یہ بھی تمہارے اپنے دل کی ایک چھپی ہوئی حسرت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر سے کسی پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری آغوش میں آ گرے؟ ساری زندگی اس کے لیے آہیں بھرتے رہتے وہ ٹھیک تھا، یا یہ بہتر ہے کہ اب وہ 24 گھنٹے تمہارے آس پاس رہے گی؟ اب بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم کس طرح بھوکی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں لاجواب سا ہو گیا، کہا ہاں مگر اس طرح؟ میرا مطلب ہے اس کی زندگی برباد کر کے۔ وہ ہنسا، بولا ایک بات یاد رکھو، اس دنیا میں تمہاری آبادی تبھی ممکن ہے جب تم دوسروں کی بربادی کی فکر چھوڑ دو۔ جاؤ اب اس کے ساتھ عیش کرو۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ عیش کرنے کی چیز نہیں ہے، تم جانتے ہو میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ پھر زور سے ہنسا، بولا اف، یہ تم انسانوں کے چونچلے، محبت سچی ہو جھوٹی، تم لوگوں کی ہر محبت کا انجام آخر کار ہوس ہی ہوتا ہے۔ تم چاہو تو سچی محبت کے نام پر اپنا مقصد حاصل کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہونا آخر میں وہی ہے جو ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ میں نے لاجواب ہو کر سر پٹخا، اس کے شیطانی دماغ سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال کچھ دن کے لیے ہی صحیح، لیکن میری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آنے لگی تھی۔ سعدیہ نے آتے ہی میرے دفتر اور میرے دل کا سارا نظام یوں سنبھالا کہ کچھ پل کے لیے میری اس ویران زندگی میں بھی بہار آ ہی گئی۔ چھلاوے کے ساتھ میرے معاہدے کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور ابھی 6 مہینے مزید باقی تھے۔ اصغر صاحب کی داستان ابھی جاری تھی، لیکن ہماری دوسری رات بھی اسی داستان گوئی میں صبح کے سپیدے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجبوراً ایک بار پھر ہمیں باتوں کا سلسلہ روکنا پڑا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اصغر صاحب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ آخر اب اس درگاہ پر ان کی موجودگی کی وجہ کیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وقت آنے پر یہ راز بھی خود ہی کھل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آج کی تیسری رات کا ہی ہو، کیونکہ مجھے اصغر صاحب کی داستان اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر میں خود آج سے 6 ماہ پہلے والا ساحر ہوتا تو میں کبھی بھی ان کی اس ساری کہانی پر یقین نہ کرتا،
क्योंकि इस जदीद साइंसी दौर में ऐसी मनफी गैबी कुव्वतों का मौजूद होना अज खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सुल्तान बाबा हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में अजल से लेकर अबद तक नेकी और बदी की जंग जारी थी और जारी रहेगी, और फिर खुद हमारा नफ्स भी तो एक छलावा ही है, हमसे छल करने वाला, हमें फरेब और धोखे में रखने वाला। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि खुद हमारा नफ्स हमारे सामने कभी इसी छलावे की सूरत आ खड़ा हो जाता हो, जैसे असगर साहब वाला छलावा उनके लिए हजारों नफसानी तरगीबात लेकर आ खड़ा हुआ था। पता नहीं ऐसे और न जाने कितने सवालात थे जो मेरे जहन में एक अजीब सी उथल पुथल मचाए हुए थे। अब मुझे धीरे धीरे असगर साहब के पुरस्कार रवैये और नमाज के वक्त उनके गायब हो जाने की वजह भी समझ में आ रही थी। उन्होंने बताया था कि छलावा पिछले साल दिसंबर में उन पर वाजे हुआ था और ये महीना भी दिसंबर का ही था। मतलब ये कि अभी उनके मुआहिदे के कुछ दिन बाकी थे। असगर साहब रात भर के जगराते के बाद सोए हुए थे। मैंने दिन 11 बजे के करीब दरगाह का पानी वगैरह भरा और अभी मैं घड़ों और सुराहियों को अंगूर की बेलों के नीचे रख कर खड़ा हुआ ही था कि करमदीन अपनी लंबी सी डांग लिए बड़े बड़े डग भरता हुआ दरगाह में दाखिल हुआ। बोला, सलाम अब्दुल्ला बाऊ, बड़ी और छोटी मालिकन आई हैं। मैं चौंका, कहा, बड़ी मालिकन और लारेब, यूं अचानक, खैर तो है? लेकिन करमदीन के जवाब से पहले ही वो दोनों भी दरगाह के अहाते तक पहुंच चुकी थी। मैंने उन्हें सलाम किया और उनके साथ ही खड़े होकर दुआ पढ़ ली और खुद कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया ताकि वो अपने साथ लाई हुई चादर वगैरह चढ़ा सकें। इन मामूलात से फारिग होकर बड़ी मालिकन मेरी जानिब पलटी। बोली, भाई ये तो बड़ी वादा खिलाफी हुई। तुमने वादा किया था कि हवेली का चक्कर जरूर लगाओगे, लेकिन लगता है तुम्हें हवेली के मकीनों से कुछ खास लगाव नहीं है। मैं कुछ हड़बड़ा सा गया, कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं यहाँ दरगाह में मेरे अलावा एक मरीज भी मौजूद है, उसकी वजह से भी पाँव कुछ बंधे हुए हैं। और फिर सच तो यह है कि मुझे यहाँ तन्हाई में बड़ा सुकून मिलता है। अलबत्ता मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है और बहुत जल्द वफा भी होगा। बस आप किसी खास मुद्दत की शर्त न लगाएं, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। वो मेरी लंबी तमहीद सुनकर मुस्कुरा दी। बोली, अपना दिफा करना खूब जानते हो। इतने में करमदीन ने उन्हें बताया कि वो परिंदों का दाना और चूरी तांगे से उतरवा लाया है। बड़ी मालिकन ने उसे सारी चीजें सहन में लाने का कहा और मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआ देकर आगे बढ़ गई। लारेब जो उनसे 2 कदम पीछे खड़ी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी, आगे बढ़ आई। मैंने उससे पूछा, आप कैसी हैं? आगे तालीम जारी रखने की इजाजत आपको मिली या नहीं? वो मुस्कुराई, बोली, अभी मुकदमा जारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खान जी मान जाएंगे। वो खान साहब को खान जी कहती थी। मैंने कहा, जी मुझे भी यही उम्मीद है, और सुना है कि आपको अपनी बात मनवाने के बहुत से गुर भी आते हैं। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ी, वही कच्ची जमीन से ताजा झरने के फूटने जैसी आवाज। बोली, सच पूछें तो आपसे मिलकर एक नई ताजगी का एहसास हुआ है मुझे। मैं इससे पहले मजहब में इतनी ताकत और कशिश की कायल नहीं थी, लेकिन आपको देखकर लगता है कि अभी खोज करने वाले बाकी हैं। फिर वो यकायक संजीदा हो गई। बोली, मुझे आपसे बहुत सवाल करने हैं, साहिर से अब्दुल्लाह तक के इस सफर के बारे में। आपकी अम्मी से ज़हरा के बारे में भी बहुत कुछ सुना है, और मैं उस खुश नसीब की एक झलक जरूर देखना चाहूंगी जिसके रुख से मुनक्किस होती धूप ने पल भर में आपकी काया पलट दी। क्या दुनिया में अब भी ऐसे मुकद्दर वाले होते हैं जो अपने जलवे में ऐसे मौजे लिए फिरते हैं? लेकिन मेरे सारे सवाल हमेशा तिश्ना रह जाते हैं। क्या आपके अंदर का मजहब आपको इन सवालों के जवाब देने से रोकता है, या आप भी मर्द व औरत की तकसीम में पड़े रहते हैं? उसे अल्फाज बरतने का हुनर खूब आता था, तो गोया उस शोखता और चंचल हंसी के पीछे एक बहुत हसास जहन और गहरी सोच भी मौजूद थी। मैंने कहा, नहीं, मेरा मजहब मुझे किसी सवाल के जवाब से नहीं रोकता, न ही मैं औरत और मर्द की किसी तकसीम में जहनी तौर पर बटा हुआ हूँ। सच सिर्फ इतना है कि मैं तो अभी तक खुद सरापा सवाल हूँ। जवाब देने के लिए जिस कामिलियत की जरूरत है, मैं उसी से कोसों दूर हूँ अभी, और शायद ये मुख्तसर जिंदगी सवालों में ही गुजर जाए। फिर भी अगर मेरे पास आपके लिए कोई जवाब हुआ तो मैं उसे आपके साथ बांटने में बुखल से काम नहीं लूंगा। वो मेरी बात सुनकर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। बोली, तो फिर मैं कब तक तवक्को रखूं अपने सवाल पेश करने और आपके जवाबात मिलने की? याद रहे कि आपने अभी खुद जिंदगी के मुख्तसर होने की पाबंदी भी बयान कर दी है। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। कहा, वाकई ये कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही चंद लम्हों पहले अपने पैरों पर मारी है, लिहाजा अब वक्त का तायुन खुद ही कर दें तो बेहतर होगा। मैं हाजिर हूँ हर तरह से। उसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया। बोली, तो फिर ठीक है, कल रात का खाना आप हमारे साथ ही खाएंगे। मैं खान जी को भी आज ही आपकी आमद का बता दूंगी, वो खुद भी कई बार आपका पूछ चुके हैं। मैंने गौर से उसकी जानिब देखा। कहा कि आपके सवाल उनकी मौजूदगी में अपने असल लफ्ज इख्तियार कर सकेंगे, और क्या खुद मैं उनकी मौजूदगी में आपको जवाब देने के काबिल हो सकूंगा? वो कुछ सोच में पड़ गई। बोली, हाँ, मुझे आपकी मजबूरी का अंदाजा है। आप खान जी के सामने बंधे रहेंगे। चलें, ये मसला आप मुझ पर छोड़ दें
और इस बात का यकीन लेकर हमारे घर आइएगा कि मैं आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगी। कुछ ही देर में बड़ी मालिकन भी अपनी मसरूफियत से फारिग हो गईं और रुखसत होने से पहले उन्होंने एक बार फिर मुझे याद दिलाया कि अब वो और उनके घर वाले मुझे गैरों में शुमार नहीं करते, लिहाजा मैं भी अपने दिलो दिमाग में कोई गिरह बाकी न रखूं। वो लारिब को मुझसे बातें करता हुआ देख चुकी थी, इसलिए उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरे बुलावे को तो बड़ी खूबसूरती से टाल दिया, पर लारिब की दावत रद्द करो तो जानू, इसे भी तुम्हारी तरह लफ्जों से खेलने का हुनर खूब आता है। वो हंसती हुई आगे बढ़ गई। मतलब उन्हें पता था कि लारिब मुझे कल रात हवेली मदऊ करेगी। बहरहाल अब तो मैं हाँ कह चुका था, लिहाजा इस मुद्दे पर ज्यादा सोच विचार से कोई नतीजा हासिल नहीं हो सकता था। इसी भाग दौड़ में शाम भी हो गई और फिर असगर साहब ने भी मगरिब से जरा पहले अपने हुजरे से बाहर झांका। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि कब मैं इन रोजमर्रा के मामूलात से फारिग होकर उनके सामने जाकर बैठूंगा और कब वो अपनी दास्तान मुकम्मल करेंगे। हैरतनाक बात यह थी कि ये तीसरी रात रही थी जब मैं पूरे 24 घंटों में सिर्फ 2-3 घंटों की नींद ले पा रहा था, लेकिन फिर भी थकावट और नींद के कुछ खास आसार मेरे दिमाग और जिस्म पर तारी नहीं हो पाए थे। खुदा खुदा करके रात ढली और इशा की नमाज के बाद मैं उनके सामने उस बच्चे की तरह आ बैठा जिसकी कहानी पिछली रात आधी रह गई हो और उसने पूरा दिन इसी आस में गुजार दिया हो कि हर आने वाली रात उसे फिर से ख्वाबों के उसी पुराने देश में ले जाएगी। असगर साहब ने एक गहरी सांस ली और सिलसिला दास्तान फिर से जोड़ा।